हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एनसीईआरटी ईवीएस से रिलेटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं झूम खेती यानी झूम फार्मिंग के बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह मिजोरम में किया जाता है, यानी झूम खेती आपका मिजोरम में की जाती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता। अगला है, इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने यानी ग्रेगर मेंडल मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो कि जोड़े में आते हैं, जैसे कि बीज या तो खुरदरे होते हैं या फिर चिकने होते हैं। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी या डिश के साथ खाया जाता है। कारवां एक बस या बड़ी गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए पंख उग आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है आपका ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं यानी डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए कुछ बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लुई ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल के थे तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट पहुंच गई। उन्हें दिखना बंद हो गया। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके के बाद में ब्रेल लिपि के रूप में इसे जाना जाने लगा। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? तो ईवीएस की थीम है, इसकी मुख्य थीम है 6, परिवार और दोस्त यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भोजन। नेक्स्ट है पानी। और 4th है आपकी आश्रय। 5th है आपकी यात्रा करना यानी ट्रेवल। 6th है आपकी जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवीएस की उप थीम की।
तो इसकी उप थीम में आते हैं परिवार और दोस्त, जैसे कि संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। और अगला है भोजन। भोजन में जैसे कि चखना, पाचन, पाक कला, परिरक्षण तकनीकें, किसान और भूख। नेक्स्ट है पानी। तो पानी उप थीम के अंदर आते हैं जैसे कि आश्रय, यात्रा करना, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है, जैसे कि लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चों का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूहों में चर्चा करता है इत्यादि। एनसीएफ अनुशंसा। तो एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि स्कूल के बाहर जीवन। यह स्कूल घर और समुदाय के बीच की खाई यानी गैप को कम करेगा। यह किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 में उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत शिक्षा के बारे में। तो एकीकृत शिक्षा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसका, बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता। इसीलिए क्लास 3rd और 5th में ईबीएस यानी इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय क्लास 1st और 3rd में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणा भाषा और गणित का हिस्सा है। ईबीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों और उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कम बोझ, बिन बोझ की शिक्षा। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। ईबीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। स्कूल में अधिकारियों की भूमिका। तो स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जोड़कर ज्ञान उत्पन्न कराना चाहिए। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।